Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our series. Part 2 है ये of पॉलिटी की दुनिया by Dr. Siddharth Arora, जिसमें मैं करंट अफेयर्स देखूंगा न्यूज़पेपर में मुझे कुछ ऐसा लगेगा जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है विद रिलेशनशिप टू योर एग्जामिनेशन किसी में, तो मैं तुम्हें उसका सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दूंगा। यस, सिंपलेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिकॉज इस एक्सप्लेनेशन के बाद तुमको ये बात पता चल जाएगा कि ये करंट अफेयर्स आपको सिर्फ फैक्चुअली नहीं याद करना है, ये आपके एग्जाम का पार्ट है। और उस एग्जाम का पार्ट आपको कितने अच्छे तरह से आप उसको मेंस में, ऑप्शनल में, प्रीलिम्स में यूज कर सकते हो। तो दिसंबर 2023 का ये पहला वीडियो है, लेकिन हमारी सीरीज का ये सेकंड वीडियो। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, नवंबर 2023 का एक वीडियो पहले से बना हुआ है। मेक श्योर कि आप उसको जरूर अटेंड कर लो और उसको देख लो, उसमें भी हमने काफी सारे हेडलाइंस किए थे। आज मैंने जो हेडलाइंस लिया है वो एक्चुअली उस हेडलाइन से रिलेटेड एक पूरी दास्तान है, वो पूरा लंबी चौड़ी क्लास उससे पार्ट का बनाया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको उतना ही डिटेल में कर लूँ। तो यू गोना एंजॉय दिस, राइट? लेट्स सी हाउ मच यू मेक आउट ऑफ इट, बट पहले इसको देख लो। सबसे पहले एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए। तो अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, और ये चैंपियनशिप है दिसंबर 17 को 11 बजे। तो 17 दिसंबर को 11 बजे आपको इसका पार्टिसिपेशन का मौका है। 40 करोड़, 40 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप पूल मुमकिन है इसमें। अगर आपको का अंदाजा है या नहीं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका फायदा क्या है। अगर आपने इसमें ठीक से परफॉर्म कर लिया, देन यू हैव अ चांस टू विन opportunities of winning gifts such as iPad, smartphone, tablets, prelims test series, lucky draw, MacBook. You can meet an academy's top educator. You can spend a day with a bureaucrat. However, वो उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन हो जाएगी। आमतौर पे लोग ठीक से पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते बहुत अच्छे से, लेकिन वो एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार न करते। लास्ट में विक्ट्री उसकी होती है जिसको मार खा के उठने की आदत हो जाए। क्योंकि जब तक तुम्हें मार पड़ती नहीं है, तब तक तुम्हें लगता है तभी तब तक कि तुम ही दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर इंसान हो। ये जो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर होता है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को तब हो जाता है जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, आपके आसपास 10,000 किताबें पड़ी होती है, आप पढ़ते चले जाते हो और आपको लगता है वाह, मेरे को तो सब आ गया। एक बार आओ, देखो, जब इतने सारे स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स एग्जाम लेंगे, तब देखो तुम्हारा रैंक क्या होता है। सो तब पता चलेगा, आ देखें जरा इसमें कितना है दम। तो यूज माई स्पोर्ट्स सेटेलाइट और क्विकली अपना आपको एनरोल कर लो और देखो। राइट, छुपने का ये टाइम खत्म हो गया। छुपोगे तो लास्ट में पछताओगे। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी सर्विसेज। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट दिसंबर एक्सटेंशन ऑफर लेकर आए हैं अन अकेडमी। 18 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स फ्री। 24 मंथ्स का कोर्स लोगे तो 9 मंथ्स फ्री। 36 मंथ कोर्स पे आपको 12 मंथ फ्री मिल जाएगा। ये ऑफर 9 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। यूज स्पेशल कोड सेड लाइव एंड गेट डिस्काउंट्स। ऑल्सो हमारा फाउंडेशन बैच फॉर आईएएस 2025 लॉन्च हो गया है December 4, 2023 से। पूरा प्री से लेकर मेन सारा का सारी प्रिपरेशन, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, 1-to-1 मेंटोरशिप है, प्री एंड मेंस टेस्ट सीरीज आपको सब मिलेगा, और सारे सब्जेक्ट्स के सारे एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। ये ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और राइट, मुझे 100% श्योर है कि ऐसा कोई भी, शायद ही कोई सीरियस एस्पिरेंट होगा जो ये बोलेगा कि जी मैंने तो एग्जाम की तैयारी करनी नहीं है, हमें तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज करनी नहीं है। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज तो करनी होती है, तो व्हाई नॉट गो फॉर द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज पॉसिबल, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको ये मिल रहा है। मेक श्योर अगेन यूज द कोड सेड लाइव एंड फाइंड इट आउट। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आपके पास मनी का इशू, डोंट वरी, अन अकेडमी आपको 0% ईएमआई पर आपको मौका देगा टू क्रैक दिस। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है द इशू ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। अरे, ये भूली दास्तान फिर याद आ गई। यस, तो 5 अगस्त 2019 को हमको लगा था ये दास्तान खत्म हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। देयर आर मेनी इश्यूज जिसको आज भी डिस्कस किया जा रहा है। आर्टिकल 370 और 35A, द केस ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, परमानेंट रेजिडेंस वाली बातें एंड ऑल दैट स्टफ,
ये फिर से न्यूज़ में आ गया। तो ये 6 दिसंबर 2023 का हम लोग को न्यूज़ आइटम समझ में आया। व्हाट्स द डिस्कशन ऑल अबाउट? तो ये था ब्रेकिंग न्यूज़। ओके, हाउ कैन कंट्री हैव टू कॉन्स्टिट्यूशन? So, opposition question introduction of bill to amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act, which has been challenged in Supreme Court, asks why no election has been held in the valley if normalcy has returned. अगर तुम लोग इस न्यूज़पेपर को पढ़ चुके हो तो ठीक है, और वरना एक बार इसको दोबारा देखना बड़ा जरूरी है। बिकॉज हुआ क्या था, 5 अगस्त 2019 को, ऑलराइट, 5 अगस्त 2019 को एक बहुत मेजर फैसला किया गया था और आर्टिकल 370 को रीड डाउन किया गया था। ओके, बहुत सारे लोगों को लगता है अबॉलिश किया गया था, बट अबॉलिश नहीं किया गया था। ये रीड डाउन किया गया था टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और उसके रीड डाउन की वजह से आर्टिकल 35A, जिसकी वजह से परमानेंट रेजिडेंट्स का स्टेटस मिलता था जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स को, उसको हटा दिया गया था। Following that in the October of the same year, okay, मैं जो बताता जा रहा हूँ उसको लिखते चले जाओ। Following that in the October of that same year, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 पास किया था पार्लियामेंट ने, और पार्लियामेंट ने फिर वो आर्टिकल 370 का जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको कुछ हद तक रिमूव कर दिया था। और उस वजह से आज ये बहस हो रही है। बहस ये हो रही है कि इसको उल्टा उस लॉ को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और बहस ये हो रही है कि अभी तक वहां पे इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहा, अभी भी वो यूनियन टेरिटरी विद विधानसभा क्यों है, अभी तक उसको दोबारा स्टेट का स्टेटस क्यों नहीं दिया गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी सिचुएशंस को निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोग जो ऑपोजिशन वाले हैं वो बोल रहे हैं दैट द एंटायर सिचुएशन को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है एंड ऑल दैट, जबकि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने बोला है हाउ कैन दिस बी अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, राइट? तो देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। एक 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 ही कंट्री में एक ही फ्लैग होना चाहिए, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, राइट? सो देर आर मेनी मेनी मिस्टेक्स जिसको आज थैंकफुली जाकर आफ्टर अ वाइल मतलब क्या, 1950 का ये 2019, आफ्टर सो मेनी ईयर्स हमने फाइनली इसको करेक्ट किया हुआ है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि हमको ये पूरी की पूरी स्टोरी माइनस द पॉलिटिक्स बट ऑन द बेसिस ऑफ अ लीगल एंगल समझनी पड़ेगी। तो आज मैं तुम्हें इसका मौका का फायदा उठाऊंगा। 370 का इशू, 35A का इशू, व्हाट्स द डिस्कशन ऑल अबाउट, आज मैं तुमको ये पूरा का पूरा डिस्कशन करके दिखाऊंगा। तुम्हारे पॉलिटी के लिए, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया तो यू शुड नो दिस इन डिटेल। मेंस में आया तो यू शुड बी एबल टू राइट दिस इन डिटेल। बड़े आराम से समझो। एक बार में नहीं समझ आया, इस वीडियो को दोबारा देखो। ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज 100% पॉलिटी। 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन के लिए तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें कहानी समझाने को तैयार हूं। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो स्पेशल स्पेशल वर्ड डाला गया, ये क्यों डाला गया, व्हाट इज बिहाइंड दिस वर्ड स्पेशल, इसको समझना बड़ा जरूरी है। तो समझने के लिए आपको एक बहुत बड़ा स्टोरी समझनी पड़ेगी। आर्टिकल 35A की ये पूरी कहानी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है काफी पहले। इनफैक्ट वहां से भी नहीं स्टार्ट होती जहां से ज्यादातर लोग स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं, राइट? और उनको तो उसके आगे नहीं पता होता, लेकिन मैं उससे भी पहले बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। कि इवन बिफोर जो हम लोग स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं कि यार ब्रिटिशर्स चले गए, फिर कश्मीर को बोला गया या फिर प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंट से यूज कर रहे हैं, हम लोग स्पेशल स्टेटस देंगे एंड ऑल दैट सब, वो बात की बात है पहले। और थोड़ा पीछे चलो। तो जब कश्मीर में वे बैक इवन प्रायर टू ऑल ऑफ दिस ब्रिटिशर्स एंड ऑल दैट, कश्मीर के अपने लॉज थे, कश्मीर का अपना एक मेथड था। और कश्मीर में वहां के राजा जो थे वो परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस दिया करते थे, परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस ऑफ कश्मीर। उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिला करते थे। आसान नहीं था, बट उसका एक बड़ा एलैबोरेट प्रोसीजर था कि कौन कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स कहलाएंगे। ये कश्मीर में पहले से होता हुआ आ रहा था that there was certain things called as permanent resident status given, लेकिन the situation changed drastically soon after ब्रिटिशर्स हमको छोड़ के चले गए।
तो ब्रिटिशर्स को हमने बोला क्विट इंडिया, वो चले गए। जब ब्रिटिशर्स चले गए तो एक बड़ा मेजर लीगल चेंज हो गया। ब्रिटिशर्स जब तक इंडिया में थे तब तक वो बाकी इंडिया को कॉलोनी समझते थे, उसमें उनका कंप्लीट लीगल एंड पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन था। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो रजवाड़े थे, जो राजा थे, नवाब थे, निजाम थे, के साथ ब्रिटिशर्स का एक रिश्ता था जिसको पॉलिटिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, स्यूजर एंटी। SUZERAINTY। ज्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं है, बट हिस्ट्री जो पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्यूजर एंटी के अनुसार ब्रिटिशर्स का एक बहुत जबरदस्त कंट्रोल था on the Rajwadas with relationship to foreign policy, with relationship to defense, etc. But internally रजवाड़ेस या फिर प्रिंसली स्टेट्स, नवाब, निजाम, ये लोग प्रैक्टिकली फ्री थे, जो मर्जी लॉ बना सकते थे एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब इंडिया से ब्रिटिशर्स को रवानगी का टाइम आया तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास किया। 5 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ और 18 जुलाई 1947 को उन लोगों ने पास कर दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बोल दिया गया, नंबर 1, कि ऑन द अपॉइंटेड डे ऑफ 15th August 1947 ब्रिटिश इंडिया शैल बी डिवाइडेड इनटू टू ऑटोनॉमस डोमिनियंस, वन शैल बी कॉल्ड एज इंडिया, वन शैल बी कॉल्ड एज पाकिस्तान। एंड देन एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारे पूरे डोमिनियन को एक्सप्लेन किया गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, which was actually nothing else but the implementation of Mountbatten Plan. Mountbatten Plan 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबैटन ने दिया था। तो उसके अनुसार उसी को फॉर्मली, लीगली, लेजिस्लेटिवली उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें एक बड़ी कमाल की चीज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में थी, उसमें था प्रिंसली स्टेट्स जिनके साथ इनका स्यूजर एंटी का रिश्ता था। भाई इनके साथ क्या करना है? तो इन लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंट से यूज किया ब्रिटिशर्स ने, और बोला कि यार ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, देखो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम चाहे तो इंडिया से ज्वाइन कर लो पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, और अगर किसी से दिल नहीं कर रहा तो जो मर्जी तुम्हें अरेंजमेंट है, उन्होंने बोला मेक एनी अरेंजमेंट वॉट एवर यू लाइक, इन अदर वर्ड्स तुम इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो। अब ये देखा जाए तो एक गहरी चाल थी, बिकॉज इससे ब्रिटिशर्स इंश्योर कर सकते थे कि इंडिया में यूनाइटेड कभी द यूनियन ऑफ स्टेट्स बन ही ना पाए, इंडिया में बाल्कनाइजेशन हो जाए। तो देन कांग्रेस समझ गई कि ये तो गड़बड़ है, ठीक है? तो इसको, ये तो बाल्कनाइजेशन हो जाएगा, इंडिया टूट जाएगा। तो एवरी पॉसिबल स्टेप वाज टेकन कि ये बाल्कनाइजेशन ना हो, जिसमें द ग्रेटेस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन, इनफैक्ट द वन मैन हु डिड इट मोस्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ही एंश्योर्ड कि इंडिया यूनाइटेड रहे। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ने अपने आप को अनेक्स होने दिया, रादर एक्सीड कर दिया, वर्ड वाज एक्सेशन, एक्सीड कर दिया। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तो ये गलत फहमी है, ज्यादातर लोगों को लगता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब कश्मीर के। नो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हर रजवाड़े ने, हर प्रिंसली स्टेट ने साइन किया। अब हमारे यहाँ के बारे में फिर से वापस जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को राजा हरि सिंह की बात करनी है। तो उनमें से दो तीन ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने थोड़ा सा डिले किया, या रादर एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनमें से एक ऑब्वियसली हैदराबाद था, हैदराबाद को फिर बाद में मिलिट्री एक्शन से नेक्स्ट किया गया या फिर एक्सीड करवाया गया। जूनागढ़ में भी रेफरेंडम हुआ, उन लोग भी मान गए। कश्मीर वॉज अ वेरी मेजर इशू। कश्मीर का जो राजा थे, राजा हरि सिंह, ही वॉज इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे। दूसरा, इनकी सिचुएशन ये थी कि दैट although he was Raja Hari Singh, in other words, he was a Hindu, but the majority dominant population in Kashmir was Muslims. अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान को ज़्यादा समझदारी है नहीं। पाकिस्तान एक बड़ी ज़िद्दी रोग कंट्री है, लेकिन उसको ज़्यादा समझदारी है नहीं। पाकिस्तान ने इसी इशू को उठाना स्टार्ट कर दिया कि जी वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। अब उनको कौन समझाए? उन्होंने ज्वाइन तो किया नहीं है, कोई अच्छी क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, उन्होंने अन अकेडमी में आ जाना चाहिए था। मैं उनको समझाता कि भाई पाकिस्तान तुमसे गलती हो रही है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स की डिवीजन हिंदू मुस्लिम लाइंस पे नहीं होनी थी। बाकी प्रोविंसेस में मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन, बाकी प्रोविंसेस के लिए ये फॉर्मूला था कि मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन ऑफ वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ब्रिटिश बलूचिस्तान, सिंध, खैरपुर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये पाकिस्तान बनेंगे। ये फॉर्मूला प्रिंसली स्टेट्स पे नहीं लागू होना था। तो पाकिस्तान को तो ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा था, वो जिद्दी कंट्री है।
बट उनको थोड़ा सा अक्खड़ दिमाग है, उनको समझ में आ नहीं रहा था। वो लोगों ने कश्मीर पे प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया कि जी ओहो, तुम्हारे यहाँ तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, यू शुड ज्वाइन पाकिस्तान। अरे, उनको आजादी थी। राजा हरी सिंह सर, मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना, ना मुझे इंडिया ज्वाइन करना है, ना मुझे पाकिस्तान ज्वाइन करना है। मैं तो इन एक उसने एक एग्रीमेंट बनाया, उस एग्रीमेंट को बोला गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का नाम ही था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। उसने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया स्टैंड स्टिल, भाई मैं अलग रहूंगा, तुम अलग रहोगे, तुम अलग रहोगे। राइट। इंडिया का सबसे अच्छी बात है इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, हम लोग किसी पर भी अननेसेसरली ना प्रेशर नहीं डालते। तो नहीं मान रहे थे, ठीक है, जबकि इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट काइंड ऑफ एन इवेंट कि राजा हरी सिंह हैड टेकन सच अ कॉल। और हमें पक्का शक था कि पाकिस्तान इसका डिसएडवांटेज लेगा ही लेगा। अब पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने सबसे पहले ये स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया ने तो खैर ये साइन ही नहीं किया था। ओके। बट पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट साइन भी किया। पहले वो साइन किया और फिर उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। जैसे ही अग्रीमेंट लिया तो मोहम्मद अली जिन्ना की स्टेटमेंट गई, राइट, टू राजा हरी सिंह, प्रैक्टिकली गिविंग में एन अल्टीमेटम कि देखो राजा जी, जल्दी से हमारी बात मान जाओ, पाकिस्तान को ज्वाइन कर जाओ, वरना क्वेश्चन मार्क। राजा हरी सिंह को लगा कुछ नहीं होगा यार, अगर वो करेंगे भी तो हमारे पास फौज है, हम लड़ लेंगे। राइट। इंडिया न्यू की ये पाकिस्तान पे भरोसा करने वाली कंट्री है नहीं, लेकिन इंडिया कुडंट डू एनीथिंग, और इंडिया डज नॉट फोर्स एनीवन टू टेक एनी स्टैंड। आइदर वेज हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। राइट। और सिचुएशन यहां पर ये हो गई, सिचुएशन यहां पर ये हो गई कि राजा हरी सिंह जस्ट रिलैक्स, नहीं करें, नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इन अक्टूबर ऑफ 1947 पाकिस्तान ने वही किया जिससे जिसकी एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ही थी पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया और वहां पर ही मर्सिनरीज को, जो पेड वॉरियर्स होते हैं, उनको पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान ने बोला जाके अटैक कर दो कश्मीर पे। राजा हरी सिंह वॉज टेकन बाय सरप्राइज। राजा हरी सिंह को पहले लगा था कि जी मैं तो कुछ तो कर लूंगा इस बारे में, कर ही नहीं पाए। उनकी आर्मी वॉज हार्डली केपेबल टू डील विद दैट काइंड ऑफ एन ऑनस्लॉट। Raja Hari Singh came to India, as in Delhi, and he wanted to meet Jawaharlal Nehru, right? And he said कि क्या करने वाला, फर्स्ट ही मेट लॉर्ड माउंटबेटन, देन सरदार पटेल को भी वो मिले और बोले कि अब तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही। बाय दैट टाइम ये जो पाकिस्तानी जो मर्सिनरीज थे, ये लोग श्रीनगर के बहुत करीब आ चुके थे। तो राजा हरी सिंह वॉज नाउ काइंड ऑफ नर्वस बिकॉज आफ्टर अ वाइल ये कब तक रोक पाएंगे, और उनके पास जो डिफेंस था वो हार्डली कुछ था। एक और प्रॉब्लम थी कि श्रीनगर में एयरफील्ड थी, अगर इंडिया से मदद जा सकती थी तो एयर के रूट से ही जा सकती थी। तो और वो एनी टाइम गिरने वाला था। नाउ सरदार पटेल थॉट, इंडिया अगर सपोर्ट करेगी, इंडिया अगर इंटरजेक्ट करेगी, इंडिया अगर प्रोटेक्ट करेगी, तो तब करेगी जब कश्मीर इंडिया का पार्ट होगा। अगर तुम हमें एक्सीड करोगे तो। Raja Hari Singh ने in the intervening night of October 26th and 27th of 1947 instrument of accession sign कर दिया। In other words, it was a voluntary act by the regent of Kashmir to become a part of India. ये एब्सोल्युटली एक्सेप्टेड वर्जन, पहले इस बात को समझ लो कि इट वाज नॉट फोर्स्ड, इट वाज कंप्लीटली द रीजन जिनकी चॉइस होनी चाहिए थी, ही साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नाउ Why did that happen? Why it should not have happened? कि ये दो एक्स्ट्रा जो रियायतें दी गई कश्मीर को, वो थी क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8 ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8 कुछ ऐसे फीचर्स थे ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अगर तुम कभी गूगल सर्च करके देखोगे तो उसमें दो चीजें लिखी थी, और ये बड़ा ध्यान से तुमको पढ़ना पड़ेगा। उसमें नंबर 1 ये लिखा था दैट ऑल द स्टेप्स होने के बाद, एक्सीड करने के बाद, हम अभी से कमिट नहीं कर रहे। वर्ड देखो बड़ा ध्यान से, वी आर नॉट कमिटेड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्लीज अंडरस्टैंड, ये 1947 चल रहा है। 1947 चल रहा है यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 तक, और इसके इंटरम में ये सब कुछ हो रहा है।
कश्मीर बोल रहा है, और राइट, राजा हरि सिंह ने जो साइन करा है कि जी कश्मीर इज नॉट कमिटेड टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली स्टेप्स कैन बी टेकन टू कीप द सॉवरेनिटी ऑफ कश्मीर इंटैक्ट। अब ये नॉट कमिटेड के आगे मैंने बड़े सारे एक्सक्लेमेशन मार्क रखे। क्या हुआ हिस्ट्री में उस टाइम पर, क्यों हुआ, इस बारे में मेरे कोई विचार नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बताता हूँ कि ये क्लॉज 7 एक मेजर हेडेक हो गया। फिर हुआ क्या कि अक्टूबर 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी वहां पे लैंड करी, राइट, डकोटा प्लेन्स में गए, हमारी आर्मी वहां पे फाइट की। 1947-48 वॉर हुआ, जिसे फर्स्ट कश्मीर वॉर बोलते हैं। हमने पाकिस्तान को बहुत पीछे खदेड़ दिया, लेकिन एक जगह पर जहां सीज फायर लाइन हो गई, जो कि कराची एग्रीमेंट में 1949 में एक्सेप्ट हुआ, वही बाद में इफ यू नोटिस कि वहीं पर ही एलओसी बना हुआ है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये कैन नॉट गो इनटू दैट पार्ट अभी के लिए। अब यहां पर सीन चेंज होने लगा। अब आया एक और, इस पूरे इसमें एक और किरदार, एंड ही वाज शेख अब्दुल्ला। तो ही हैपेंड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। राजा हरि सिंह इज द रीजेंट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। नाउ शेख अब्दुल्ला को ड्यूटी दे दी गई, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि ही विल फाइट फॉर, या ही विल engage with the Indian constitution and the interim government and everything to ensure, in the words of Sheikh Abdullah himself, that they want what is called as ironclad autonomy। ये शब्द थे उनके, ironclad autonomy, कि हमको तो ironclad autonomy दो, राइट। Gopala Iyengar, who was called as the minister without portfolio in the interim government, was also supporting Sheikh Abdullah to a certain extent. And this ironclad autonomy एक बड़ा मेजर खतरनाक सा वर्ड है, बिकॉज बाबा साहेब वुड नॉट एक्सेप्ट दिस अंडर एनी सर्कमस्टांस। बाबा साहेब सेड ये क्या है, तो डॉक्टर अंबेडकर सेड ये क्या हो रहा है, राइट। What is ironclad autonomy? You are a part of India. How can you have within India ironclad autonomy? तो शेख अब्दुल्ला kept on fighting for, हमको तो ironclad autonomy चाहिए, हमको तो autonomy चाहिए, हमको सारे autonomy, हमें practically आज़ादी दे दो। This is funny. You just signed an instrument to accession. How can you get ironclad autonomy? But कौन समझा? बाबा साहब मेरे को कोई समझाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं ये इस तरह के ironclad autonomy नहीं दूंगा, राइट। हाउएवर एक बीच का एक प्रोविजन आया, इट वाज अ काइंड ऑफ, आई कैन ओनली से इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इनको थोड़ा सा आराम मिल गया या थोड़ी सी रियायत दे दी गई। सो अक्टूबर 26-27 1947 जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा, उसके वॉर के तुरंत बाद जब ये आयरन क्लैड ऑटोनॉमी मांगने लग गए, तो बाबा साहब सेड ना, मैं ये नहीं कर सकता, यू कैन, आई कैन नॉट प्रॉमिस दिस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 306 ए, जो कि बाद में आर्टिकल 370 ए डाला गया इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which deals with temporary and transient provisions of the constitution। वर्ड सारा का सारा यही है कि इसको वाई टेम्पररी प्रोविजंस में डाला गया। आर्टिकल 370 लिखा, और उसमें स्पेशल स्टेटस अपेरेंटली टू जम्मू एंड कश्मीर डाला गया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पार्ट्स में ना डाल के उन प्रोविजंस में डाला गया जहां पर लिखा हुआ है, हेडिंग ही डाला हुआ है, टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजन, टेम्पररी प्रोविजन। सारा सवाल ये है कि व्हाई टेम्पररी? This is what you have to answer, and you have to understand, and the world has to understand। Why did the founding fathers put this in temporary provision? टेम्पररी का मतलब होता है कहीं ना कहीं टाइम लिमिट होना। क्या टाइम लिमिट था? बात को रिलेट करना बड़ा जरूरी है। तुम नोटिस करो इस टेम्पररी का वर्ड 370 के साथ है। 370 में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन वो टेम्पररी कब तक है? तुम्हें याद होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में उन्होंने लिखा हुआ था कि हम लोग वी आर नॉट कमिटेड, हम वादा नहीं कर रहे कि हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। यही वादा नहीं था ना, वादा नहीं था। तो टेम्पररी ये है, ये टेम्पररी तब तक है, कीवर्ड समझो, ये तब तक टेम्पररी है जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर, एक सेपरेट बॉडी बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर लिखेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर
ये फैसला नहीं कर लेती, वो ये डिसीजन नहीं ले लेती कि विल दे और विल दे नॉट एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर रिपीट कर रहा हूं, टेम्परेरी का मतलब सिर्फ ये है कि ये 370 तब तक फंक्शन कर रहा है, इसलिए टेम्परेरी रखा गया है क्योंकि 370 का इरादा है कि वो तब तक टेम्परेरी रहेगा, वो तब तक रहेगा, वो तब तक स्पेशल स्टेटस देगा जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर ये फैसला नहीं कर लेती कि वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि क्लॉज 7 के अनुसार वो वादा नहीं कर सकते। तो जिस दिन तक ये वादा था तब तक ये पॉइंट है। 370 में कुछ अनोखी बातें थी। उन्होंने बोला कि डिफेंस, 370 में प्लीज याद रखना स्पेशल स्टेटस सर उसमें था कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन ये यूनियन गवर्नमेंट फैसला कर सकता है, लेकिन बाकी सारे मैटर्स में यूनियन गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कश्मीर से पूछना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स पार्ट 6 जो कि द स्टेट्स का वर्ड था वो नॉट एप्लीकेबल था ऑन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बड़ा विचित्र सी बात थी, क्योंकि अगर इससे पहले 5 अगस्त 2019 से पहले का अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो ना तो उसमें लिखा होता था स्टेट्स, ओके, द स्टेट्स इट शैल नॉट इंक्लूड एनी टेरिटरी विच इज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बड़ा दुख होता था, नॉट एप्लीकेबल था। पार्ट 6 द स्टेट्स का एप्लीकेबिलिटी थी नहीं। रेजिडुअरी पावर्स पूरे के पूरे कंट्री में आर्टिकल 248 के अनुसार रेजिडुअरी पावर्स हमेशा यूनियन के पास जाते हैं, पर ये लागू नहीं था। इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, रेजिडुअरी पावर्स जम्मू एंड कश्मीर के पास चले जाते थे। तो ये भी एक अलग सी बात थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ इंडिया वाले लॉज वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं थे। आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं थे। ये सब स्पेशल स्टेटस की बातें। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती। कौन उसी तरह से गवर्नर्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल लगने से पहले, तुम्हें मालूम है प्रेसिडेंट्स रूल लगना आर्टिकल 356 में अलाउड होता है प्रेसिडेंट को, यहाँ पर नहीं लगा सकते जी। पहले पहले आपको गवर्नर्स रूल लगाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 92, फिर उसके बाद तुम, अगर तुम मजबूरी होगी तो तुम्हें आर्टिकल 356 लगाए पड़ेंगे। हम इसको ज्यादा डिटेल में फिर कभी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए समझो यार ये भी बड़ा जबरदस्त स्पेशल स्टेटस है। फिर इनको अलाउड था ओन फ्लैग, ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अभी मैंने अमित शाह साहब की बात बताई, एक क्या बात हुई, एक ही देश में दो अलग अलग फ्लैग्स, एक ही देश में दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों सिचुएशंस बड़ी स्ट्रेंज सी बातें लगती थी। इन अदर वर्ड्स उन पर ना फंडामेंटल ड्यूटीज लगती है, ना डीपीएसपी पर उनको पूरी एप्लीकेबिलिटी है, राइट टू प्रॉपर्टी वहां पर स्टिल प्रेजेंट था। और सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आर्टिकल 35A। अब भैया ये आर्टिकल 35A कहां से आ गया? तो जब 370 आर्टिकल आ गया ना, तब भी शेख अब्दुल्ला साहब ने अपनी आवाज बुलंद रखी कि ना जी, हमको तो आयरन क्लैड ऑटोनॉमी चाहिए थी, तुमने हमको स्पेशल स्टेटस दे दिया। पहले तो यही विचित्र बात है कि आपको स्पेशल स्टेटस दिया ही क्यों गया, लेकिन वो बोले कि जी हमको तो स्पेशल स्टेटस मिला है, हमको तो और चाहिए। तो बहुत सारे और इस तरह के प्रेशर आने लग गए। अल्टीमेटली जवाहरलाल नेहरू साहब ने शेख अब्दुल्ला को दिल्ली बुलाया और एक अग्रीमेंट हुआ, और उस अग्रीमेंट का नाम था नेहरू अब्दुल्ला एग्रीमेंट। जुलाई 1952 में ये अग्रीमेंट साइन किया गया। अब जुलाई 1952 में नेहरू साहब ने अब्दुल्ला जी को बोला कि देखो, इतना जितना हम दे सकते थे हमने दे दिया। पहले तो बाबा साहब वो भी नहीं देने को तैयार थे, लेकिन हमने दे दिया, वो भी टेम्परेरी प्रोविजन में कि तुम ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी मत मांगो। के बढ़ गए ना जी हमें तो चाहिए चाहिए। तो एज अ मेथड की यार अभी के लिए तो संभाल लो बात को, इन्होंने बहुत सारे रियायतें और दी। अब तुम नोटिस करो ये बहुत सारे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं। और एक ऑर्डर पास करवाया गया, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विच इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर। ऑर्डर है, मैंने क्या वर्ड यूज किया, ऑर्डर, लॉ नहीं है, ऑर्डर है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, ऑर्डर है। और उस ऑर्डर के तहत आर्टिकल 35A अपेंडिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। विचित्र विचित्र बातें हो रही है। पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज था और आर्टिकल 35 कैपिटल ए उसमें इंसर्ट कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में।
और आर्टिकल 35A क्या बोलता है? आर्टिकल 35 बोलता है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को, विधानसभा को, विधान परिषद, विधानसभा वहां पे दोनों थी, विधानसभा विधान परिषद को स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट्स डिफाइन करने का मौका मिलेगा। देखो, सबसे पहले कि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा विधान परिषद फैसला करेगी कि कौन जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंट होगा। नंबर वन, ये वर्ड हो गया परमानेंट रेजिडेंट। दूसरा कि उनको कुछ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगे। किसको मिलेंगे? जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट। आप ये समझ सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन। बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा तुमको? एक ही इंडिया में दो अलग अलग सिटीजनशिप है। एक जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल सिटीजनशिप मिल रही है। चलो जी, अब उनको क्या मिलेगी? कि उनको मिलेगी कि केवल परमानेंट रेजिडेंट्स जो होंगे वो जम्मू एंड कश्मीर में इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब्स मिलेगी और उन्हीं को स्कॉलरशिप्स मिलेगी। तुम्हें नहीं लग रहा कि इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ वननेस ऑफ इंडिया? ये क्लास विद इन अ क्लास ऑफ इंडियन सिटीजन है। ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की खुद की ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है। बिकॉज ये बड़ी विचित्र बात थी। कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी पर्सन अगर जम्मू एंड कश्मीर के बाहर आए, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी। वो जो मर्जी जॉब ले सकता था, वो जो मर्जी कॉलेज में पढ़ सकता था, वो जो मर्जी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता था, तो जो मर्जी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर से बाहर का कोई जम्मू एंड कश्मीर में जाएगा, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल 35A की वायोलेशन हो गया, फिर बंदिशें लग जाएगी। बड़ा कमाल है। तो अपने आप में ये बड़ा सा इलॉजिकल था एंड क्वाइट अ बिट ऑफ हेडेक्स। बहुत बार इसको चैलेंजेस किया गया। लेकिन आर्टिकल 35A और भी एंगल्स पे विचित्र था। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के विमेन को बोला गया था कि अगर तुमने जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट को छोड़ के किसी और से शादी कर ली, तो तुम्हें ये स्पेशल राइट्स चले जाएंगे। इनफैक्ट तुम्हारे बच्चों को भी ये राइट्स नहीं मिलेंगे। वो बात अलग है कि 2002 में आते आते जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने इस बात को नल एंड वॉइड किया था। बट डू यू रियलाइज एट द हार्ट ऑफ इट टन्स एंड टन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आइदर वेज, हम इसको देखते रहे, इसको बहुत सारे चैलेंज हुआ। प्लीज रिमेंबर, ये एक ऑर्डर से आया था। दिस वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर। ये अपेंडिक्स में डाल दिया गया, यानी कि पार्लियामेंट डिबेट, डिस्कशन, मेजोरिटीज उसका कोई चिंता ही नहीं, और ये डाल दिया गया। फॉर वाइल भी क्या यार, 60-70 साल से हम लोग यही सोचते जा रहे थे कि ये हो क्या रहा है यार। क्या ये आर्टिकल 35A, क्या ये परमानेंट हो गया? क्या ये आर्टिकल 370, क्या ये परमानेंट हो गया? क्या इसको कभी नहीं हटाया जा सकता? और लुक एट द जबरदस्त कैलकुलेशन और द मैथमेटिकल पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो तुमको क्लियरली याद रखना पड़ेगा इस ये टेम्पररी, ट्रांजिएंट एंड स्पेशल प्रोविजन में ये आर्टिकल 370 जिससे एमिनेट कर रहा है 35A। प्लीज अंडरस्टैंड, 370 इज द सोर्स, स्पेशल स्टेटस, 35A उसका एक बाय प्रोडक्ट है। वो पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में टेम्पररी, ट्रांजिटरी एंड स्पेशल प्रोविजन में ये टेम्पररी है। टेम्पररी है। मैंने तुम्हें बता दिया ये टेम्पररी कब तक है। ये टेम्पररी तब तक है जब तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो कश्मीर ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई। उसको बोला गया स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो शुरू हुई थी 31 अक्टूबर 1951 को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड वो चली थी 17 नवंबर 1956 को, खत्म हो गई। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ध्यान से सुनने वाली बात, 17 नवंबर 1956 को स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक फैसला किया, ड्रम रोल होना चाहिए, तो होता है ना, मोमेंट ऑफ ट्रूथ है। ड्रम रोल ये है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर ने खुद ये फैसला किया था दैट वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
full stop. Now the point here is state constituent assembly ने जब ये बात बोल दी तो तुम्हारा क्लॉज 7 ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का काम हो गया। जहां जहां तुमने बोला था कि जो हमारी कमिटमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस टाइम पर, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये लिखा था हमारी ये कमिटमेंट नहीं है, हम कोई वादा नहीं करते कि हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मान लिया। जब मान लिया तो फिर आगे की बात, प्रॉब्लम क्या है? फिर ये टेम्पररी प्रोविजन की जरूरत क्या थी? दिस वॉज सपोज टू बी ओवर एट दैट टाइम इटसेल्फ। अगर उस टाइम की गवर्नमेंट एक्शन ले लेती, क्या एक्शन लेना था? एक्शन लेना था उस टाइम पर, अगर तुम ये पूरा पूरा आर्टिकल 370 पढ़ लेते। सवाल ये है कि आर्टिकल 370 क्या हटाया जा सकता है? तो 370 को हटाने के लिए 370 को ही पढ़ना पड़ता है। 370 का जो सब क्लॉज 3 है वो लिखता है कि अगर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरी वर्ड ध्यान से सुनना, नंबर 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाले, एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाले कि कौन सी आर्टिकल 370 को रिमूव किया जा रहा है, एब्रोगेट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, रीड डाउन किया जा रहा है, तो किया जा सकता है अगर, इफ, ध्यान से, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर ही को कॉन्कर करे, यानी कि अग्री करे। ये मेजर गड़बड़ होगी। तो मान के चलो कि हम लोग 1957 में, या फिर आज है, कभी भी है, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर। अब ये कश्मीर की तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं रही, तो ये जो आखिरी 3 वर्ड्स है या आखिरी 4 वर्ड्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ कश्मीर, तो भाई वो तो रहा ही नहीं। तो जिसकी मर्जी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, जिसकी मर्जी चाहिए, जिसकी सहमति चाहिए, जिसका अग्रीमेंट चाहिए, जिसको यस बुलवाना है टू चेंज आर्टिकल 370 या टू एब्रोगेट 370 या टू रिमूव आर्टिकल 370, भाई वो तो रहा ही नहीं। वो तो चलेगा, अच्छे, इट्स गॉन, इट्स ओवर। तो वो तो चला गया। फिर कौन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट की जगह कौन होगा? बड़ा ही मेजर एलिमेंट था। तो द पॉइंट हियर इज कि क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि अब निकल चुका, राइट, क्या उसका कोई और इंटरप्रिटेशन हो सकता है? दिस इज अलाउड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ थ्रू 39। और द प्रेसिडेंट साहब कैन इंटरप्रेट, सब इस वर्ड का अब क्या मतलब हो सकता है? अब इस वर्ड का क्या, बेमतलब में तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को डालते नहीं। So by an interpretation of Constituent Assembly of the state, it was assumed that or it was rather declared by a public notification, the president ने एक order पास किया on 5th of August 2019, which said that for all practical purposes, I hope you are able to read this part. Okay, अगर नहीं है तो प्लीज इसको पॉज करना और जूम करके आखिरी लाइन पे ध्यान देना। ये एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन चाहिए। क्या लिखा हुआ है इसमें? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल द प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन निकालनी थी। हाँ जी। तो 5 अगस्त 2019 को हमने एक नोटिफिकेशन निकलते हुए देखी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस नोटिफिकेशन 5 अगस्त 2019, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 2019। तुम्हें याद है ऐसे ही एक बहुत पहले ऑर्डर था, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 1954। तब आर्टिकल 35A आया था। अब इसमें आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हम इसमें आर्टिकल 367 निकालेंगे। अब इसमें आर्टिकल 367 में क्या बोला हुआ है कि अब हम इसको चेंज करेंगे। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है इन प्रोवाइजो टू क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370। हाँ, क्या मैंने बोला? पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। इन प्रोवाइजो टू क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370, जहां पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, फिर से देख लेते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट, तो यहाँ पे लिखा है इन प्रोवाइजो, लास्ट पैराग्राफ एक बार फोकस करके देख लेना। इन प्रोवाइजो टू क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द एक्सप्रेशन, ओहो फिर से ड्रम रोल की जरूरत है, टक 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 टक, द एक्सप्रेशन, and I quote, Constituent Assembly of the state shall be read as legislative assembly, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो द एंटायर वर्ड अब कुछ मीनिंग आ गया, बिकॉज अदरवाइज दिस वाज अ डेड लेटर, तो ये खत्म है, इसको तो यूज ही नहीं किया जा सकता। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मीनिंग हो गया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, एंड कोइंसिडेंटली उस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व थी, तो द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इज टेकन टू बी द डिसीजन ऑफ द स्टेट। और 5 अगस्त 2019 को, by this momentous day, Article 370 was read down. Article 35A, which defined or gave powers to the Legislative Assembly and the legislature of Kashmir to define what is called as permanent resident of Kashmir, was always के लिए taken away. This, that big day, जो कि एक unfinished business था, this could have very well been done the day very soon after Constituent Assembly of Kashmir ने 1957 में ये फैसला कर लिया था कि जी वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिर्फ उतने देर के लिए टेम्पररी प्रोविजन था। द पर्पस व्हाई इट वाज केप्ट इन पार्ट 21 had been done on that very day. We could have passed this order that time also. It was more of a willingness. ये जिगर की बात थी, ये करने की बात थी, ये इंटेंशन की बात थी, ये कॉलिंग अ स्पेड की बात थी। थैंकफुली द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो मैंने तुमको एक बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में पूरा का पूरा समझा दिया ये पूरा मुद्दा है क्या। तो दिस इज हाउ यू स्टडी लॉ, दिस इज हाउ यू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन, this is how you get the entire idea. So how can country have two constitution, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज सून आफ्टर इसको रीड डाउन किया गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, स्पेशल स्टेटस का वर्ड हटा दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ इनटू टू पार्ट्स ऑफ यूटीज, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर हैविंग देयर ओन विधानसभास, सम केसेस हैविंग देयर ओन विधानसभा। सारा टाइम ये डिस्कशन हो रहा जाता है कि यार ये पॉलिटिकल है कि ये पॉलिटी है, ये पॉलिटी है, which could have been done had there been a political will behind it, but they did not do it, so at that time does not mean it is wrong। ये बिल्कुल सही था, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैसला था या जाना। तो आई होप मैं तुम्हें आर्टिकल 370 का ये इशू समझा पाया हूँ, व्हाट इज द डिस्कशन ऑल अबाउट। इतना ही तुम्हें एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ मालूम होगा तो तुम चैंपियन बन जाओगे। एक बार बिफोर आई साइन ऑफ, दिसंबर एक्सटेंशन ऑफ अन अकेडमी का है, आप प्लीज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 18 मंथ्स का अगर आप कोर्स लोगे तो फ्री, 24 मंथ का कोर्स लोगे तो 9 मंथ्स फ्री, 36 मंथ का कोर्स लोगे तो 12 मंथ्स। और ये है हमारी अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप, आपका स्वागत है और देखते हैं आपको कितना आता है एंड कितना एबल टू कॉन्फिडेंटली आंसर द once you are in face to face thousands and thousands of aspirants who are preparing for this। I'll be very happy to see you in our classes and at this championship. The words of An Academy. Let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.